हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 13 अक्टूबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि आप में से जो भी लोग 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं यूपीएससी का, उसके लिए हम लोग जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसमें यू विल हैव टोटल 51 टेस्ट और अलग अलग तरीके के टेस्ट यहाँ पर कितने होंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओनली एट 599 रुपीज़ में आपके लिए ये अवेलेबल कराई जा रही है फॉर द फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। और बहुत जल्द ये 25 स्टूडेंट्स की जो लिमिट है वो पूरी हो जाएगी, तो इसके प्राइस जो है वो उसके बाद बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जो है वो इसको एनरोल कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो आप ये हमारा एक नंबर है ऑन व्हाट्सएप, दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहीं 2 नवंबर से हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है जो कि अवेलेबल है ओनली एट 1199 रुपीज़ में। इसमें भी जो बेंच की स्ट्रेंथ है दैट इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स, तो जल्द से जल्द आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो मैंने आपको पीछे नंबर शेयर किया है व्हाट्सएप का, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन पर चलें उससे पहले जो पिछले सेशन में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए थे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था जो पंजाब में फ्लड्स आया है उसको लेकर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स ऑन सॉइल एंड रिकमेंडेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इज और आर करेक्ट। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि फ्लड इंड्यूस्ड सिल्ट डिपोजिशन इज यूनिवर्सली डेट्रीमेंटल, ब्लॉकिंग रूट ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी। यानी कि जो फ्लड की वजह से सिल्ट का डिपोजिशन होता है वो हर जगह के लिए ख़राब है। हमने आर्टिकल में साफ साफ पढ़ा था कि इट इज़ नॉट बैड फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए ख़राब नहीं होता। दिस इज़ करेक्ट, मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेकंड कह रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग प्राइमरी लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज इन द सॉइल्स पीएच लेवल। कि अगर बहुत लंबे समय तक पानी का जमाव होता है तो उससे सॉइल इरोजन होता है। उससे सॉइल इरोजन नहीं होता है, बल्कि उससे क्या होता है, सॉइल कॉम्पैक्शन होता है ना। और जो एरेशन होता है सॉइल का वो इफेक्ट होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन से द यूज ऑफ सेकंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। इसके बाद ये वाला कह रहा है कि द यूज ऑफ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स एंड डीप प्लॉइंग आर रिकमेंडेड। एक मिनट, व्हाट लीड्स टू सॉइल इरोजन, हाँ ये भी वैसे ठीक है, इससे सॉइल इरोजन भी होता है, सॉइल कॉम्पैक्शन भी होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दूसरा लिखाया गया है कि जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स का यूज़ करके या डीप प्लॉइंग करके इनको रिकमेंड की जाती है फॉर न्यूट्रिएंट लॉस, फॉर करेक्टिंग द न्यूट्रिएंट लॉस ड्यू टू लीचिंग इन फ्लड अफेक्टेड फील्ड्स। यानी कि ऐसे फील्ड्स जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं वहाँ पर अगर लीचिंग हुई है, लीचिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टॉप सॉइल से नीचे की तरफ चले जाते हैं इन द डीप लेयर्स, तो उनके लिए आपको ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स करना या डीप प्लॉइंग करने से वो चीज़ें सही हो जाती हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ वन इज जिसदा खेत उसदी रेत पॉलिसी aims to regulate the price of silt sold by the farmers to non-agricultural consumers। ठीक है, बेसिकली जिसदा खेत उसदी रेत एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें यह कहा गया है कि आपके खेत में, मतलब किसी भी किसान की जो खेत है, जो ज़मीन है, वहाँ पर जितना भी सिल्ट डिपोजिशन हुआ है उसको आप बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का वेट किए हुए उसको आप बेच सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगली जो राबी की फसल का सीज़न होगा उसके लिए आप अपने जो फील्ड है, जो खेत है, उनको जल्दी प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो रेगुलेशन की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला, इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ये वाला वैसे गलत है। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊं तो ये वाला गलत है, क्योंकि हमने जो आर्टिकल में पढ़ा था कि प्रोलॉन्ग्ड वाटर लीकिंग जो है, वाटर लॉगिंग से सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, फ्लडिंग की वजह से सॉइल इरोजन होता है, बट प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। तो फॉर दिस वन द करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। जो इंडिया ने न्यूली लॉन्च किया है दैट इज़ नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट इनिशिएटिव, उसके बारे में अगर बात करें, इस इनिशिएटिव का एम है टू एसेस द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11,000 स्पीशीज ऑफ ओनली फोना एज फ्लोरा आर ऑलरेडी एक्सटेंसिवली कवर्ड इन द ग्लोबल IUCN असेसमेंट। नहीं, 11,000 टोटल स्पीशीज की बात है, लेकिन उसमें फ्लोरा और फोना दोनों इंक्लूडेड है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड वन सेज द असेसमेंट इज अ 5-year प्लान फ्रॉम 25 to 30, जो कि अनवील किया गया है एट द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ IUCN दैट इज हेल्ड एट, कहाँ पर हुई है ये, दैट इज हेल्ड एट आबू धाबी। ठीक है, IUCN का इनिशिएटिव है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हर 4 साल में होती है, इस बार आबू धाबी में हुई है और वहाँ पर ये असेसमेंट प्लान को अनवील किया गया है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रोजेक्ट इज अलाइंड विद द इंडियाज कमिटमेंट अंडर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल
biodiversity framework, yes, this is also correct. High endemism, particularly in amphibians and reptiles, is a primary driver for the urgent need to create a national level assessment. ठीक है, नेशनल लेवल असेसमेंट की अर्जेंट नीड इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्फीबियंस और रेप्टाइल जो है वो एंडेमिक टू इंडिया, दे आर नॉट फाउंड एल्सवेयर. ठीक है, तो इस वजह से जो है इसकी ज़रूरत है. तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 3, दैट इज़ 2, 3 एंड 4. द फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग. क्लियर है बात? चलिए, तो मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेके इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में तो दे नहीं रहे. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू एंश्योर, ठीक है, आप इस बात को एश्योर करें कि यू विल गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा. अदरवाइज इन क्वेश्चंस को क्रिएट करने में मेहनत लगती है, बट आप लोग क्वेश्चंस के जवाब दे नहीं रहे तो इट्स ऑफ नो यूज़, है ना. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एश्योर करें कि जवाब देंगे, तब मैं इस तरीके के इनिशिएटिव्स को वापस स्टार्ट करूँगा. ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम लोग जो है वो आज के सेशन पर चलते हैं और आज के आर्टिकल्स देखते हैं. हम ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम सैटरडे को सेशन नहीं ले पाए थे, तो उसके भी 2 आर्टिकल्स हैं, वो हम लोग आज देखेंगे और एक आज का आर्टिकल है वो भी देखेंगे. ठीक है, चलिए, तो इस वाले आर्टिकल में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे इंडिया के इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको मतलब उनके स्टेटस को या उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसको आईआईपी कहा जाता है. आईआईपी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसके बेस ईयर के रिवीजन की यहाँ पर बात हो रही है. अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मतलब ऐसा क्यों प्रपोज किया गया है, तो इस बारे में हम यहाँ पर समझेंगे. यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, कि जैसे जैसे कोई भी देश, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जो है, मतलब देश ग्रो करते हैं, उनकी इकोनॉमी जो है दैट अंडरगोज अ स्ट्रक्चरल चेंज. यानी कि जब, जैसे अगर मैं इंडिया की बात भी करूँ तो इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा देश प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, है ना, कृषि प्रधान देश जिसको कहते हैं. यानी कि हमारे देश का जो ज़्यादातर जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है या जिसको आप कहें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, वो एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा हुआ करता था. लेकिन अब धीमे धीमे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जैसे जैसे देश ग्रो हुआ है, इकोनॉमी ग्रो हुई है, तो उस तरीके से एग्रीकल्चर में हमारी जो डिपेंडेंस है ना, या जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी या जीवीए, वो थोड़ा सा कम हो गया है ना. तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि जैसे जैसे कोई भी देश ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं या जो अर्थव्यवस्था है उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आता है, कुछ बदलाव होता है. ठीक है, कुछ सेक्टर्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाती है ना, और कुछ की इम्पोर्टेंस जो है, कुछ सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है ना. और इस तरीके के जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफन अकम्पनीज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी कि जो लंबे समय तक इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इस तरीके के स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव जो है वो होते हैं. ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट देखने को मिलता है. और प्रोग्रेसिव शिफ्ट किस तरीके का है? वही कि फ्रॉम अ हाई रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, मतलब जब आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी थोड़ा सा लो स्टेज पे होती है या कम हल्की इकोनॉमी होती है ना, या आप कह सकते हैं कि लोअर इकोनॉमी होती है किसी भी देश की, तो उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर जो निर्भरता है वो ज़्यादा होती है. लेकिन जैसे जैसे जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहती है लॉन्ग टर्म में, तो धीमे धीमे क्या है, जो शिफ्ट है वो किस तरीके से होता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो रिलायंस है, जो निर्भरता है, वो कम होती जाती है और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है फिर वो बढ़ती जाती है. ठीक है, और अल्टीमेटली जो डोमिनेंस है वो किसका हो जाता है? सर्विसेज सेक्टर का. ठीक है, ये बेसिकली जिस तरीके से इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो किस तरीके का शिफ्ट आता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के इशू की बात की गई है, इंडिया में सर्विसेज का जो ग्रोथ हुआ है, ठीक है, तो सर्विसेज सेक्टर का, जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ शेयर है इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो 1950s में जितना हुआ करता था उससे अब लगभग दुगना हो चुका है, डबल हो चुका है. ठीक है, यानी कि इस दशक के अगर फर्स्ट हाफ में हम बात करें, यानी कि 2021 से 2025 के बीच में अगर हम बात करें, तो ये आज की डेट में लगभग 62.5% के आसपास है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द जीवीए. ठीक है, समझ गए बात. वहीं अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ की, हालांकि ये ज़रूरी तो अभी भी है ना, ये अब सिर्फ जीवीए का 15% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूट करता है. और वहीं अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है वो 22% ऑफ द जीवीए कंट्रीब्यूशन उसका है ना. और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है.
अब जैसे यहाँ पर कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया, है ना, या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गई, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, इस तरीके के कुछ रिफॉर्म्स किए गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए, है ना, ये कुछ ऐसे एफर्ट्स या कदम उठाए गए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके, है ना। तो इन्होंने जो है मतलब इस तरीके के इनिशिएटिव्स ने ग्रोथ रेट्स को इम्प्रूव करने में मदद की है इन ईच ऑफ द 3 सेक्टर्स कवर्ड अंडर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो आईआईपी में बेसिकली 3 सेक्टर कवर होते हैं, दैट इज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों में ही जो है वो ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुआ है इस तरीके के इनिशिएटिव्स की मदद से। और ये जनरली जो पोस्ट कोविड का समय है उसको अगर हम कंपैरिजन करें बिफोर द पेंडेमिक, तो हमें प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो अभी रिसेंट जीएसटी के रेट्स में कटौती की गई है, इससे भी कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा एज एक्सपेक्टेड, है ना। और इससे भी क्या होगा, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्रीज भी बेटर परफॉर्म करेंगी, तो इंडस्ट्रियल रिकवरी इससे भी सपोर्ट हो सकती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट्स किए गए हैं लाइक डी रेगुलेशन, है ना, कि रेगुलेशंस को थोड़ा सा कम किया गया है, लिबरलाइजेशन लाया गया है, और कुछ नई इंडस्ट्रीज़ का इमरजेंस हो रहा है। ये सब चीज़ें इस तरफ संकेत देती हैं कि देयर इज़ अ हेल्दी डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब है कि देयर इज़ अ हेल्दी चेंज। ठीक है, आई होप बात समझ गए। अब अगला सवाल यहाँ पर यह आता है कि बेस एयर को रिवाइज क्यों करना है। बेस एयर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा एयर जिसके कंपैरिजन में आप फ्यूचर के जो भी प्रोग्रेस है उसको एसेस करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द बेस एयर। तो बेस एयर को रिवाइज करने की बात यहाँ पर क्यों कही जा रही है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विद अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी इकोनॉमी जो मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है, मतलब मार्केट से रिलेटेड है या मार्केट से लिंक्ड है कह सकते हैं आप, द नीड फॉर क्विक एंड सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हैज़ ग्रोन। तो वहाँ पर क्विक और सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो बढ़ गई है। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में। देयरफॉर द स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स मस्ट अडेप्ट टू कैप्चर फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो इसीलिए जो हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, जहाँ पर स्टैटिक्स का यूज़ होता है ना, तो वहाँ पर ये ज़रूरत है कि वो कैप्चर करे फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। उसके लिए उसको अडेप्ट करने की ज़रूरत होगी हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम को। और ख़ासकर ये चीज़ जो है वो सही है फॉर द इंडस्ट्री विच नॉट ओनली constitutes over a fifth of the economy's output but also has backward and forward linkages with other sectors। ठीक है, और ये चीज़ खासकर ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताया फिफ्थ ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट, क्योंकि लगभग 22% के आसपास कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ का है ना। और साथ ही साथ बाकी सेक्टर से इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसे रॉ मटेरियल्स आएगा इंडस्ट्रीज़ में, है ना, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होगी, फिर वो आगे जाएगी, मार्केट में जाएगी, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस या इस तरीके के जो कनेक्शंस हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी, हैज़ बीन वर्किंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स टू एंश्योर एंड इम्प्रूव डेटा क्वालिटी अमिड रैपिड चेंजेस। तो जो ये डेटा में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे समय पर डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि सही डेटा जो है वो मिले, तो एमओएसपी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कई सारे फ्रंट्स पर काम कर रहा है। और इस चीज़ को करने के लिए एक कदम जो उठाया गया है वो क्या है, एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी फॉर बेस एयर रिवीजन ऑफ द ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको बनाया गया है। ठीक है, एक इस तरीके की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई गई है बेस एयर के रिविजन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली ये आईआईपी का जो डेटा है इसका इस्तेमाल क्या होता है कि सरकार तो इसका इस्तेमाल करती है, साथ ही साथ जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, वो भी इसका इस्तेमाल करता है। कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम बिजनेसेस टू फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो भी आईआईपी के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। आईआईपी जो है वो एक क्रूशियल इनपुट है फॉर क्वार्टरली जीवीए यूज्ड इन प्लानिंग एंड रिसर्च। ठीक है, प्लानिंग और रिसर्च के लिए जो क्वार्टरली जीवीए इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक क्रूशियल इनपुट या क्रूशियल इनपुट डेटा जो है वो आईआईपी का रहता है। ठीक है, अब आईआईपी का जो डेटा का जो कंपाइलेशन इंडिया में होना शुरू हुआ है वो 1937 के बेस ईयर से शुरू हुआ। ठीक है, अब उसके बाद से तो मैंने आपको बताया कि कई बार जो है वो अलग अलग तरीके के चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमी में शिफ्ट हुआ है ना, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं, यूज़ होने लगी हैं। तो इसलिए अभी तक 9 बार जो है वो बेस ईयर का रिवीजन किया जा चुका है। ठीक है,
अभी जो ये टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, इसने ये रिकमेंड किया है कि बेस ईयर को रिवाइज करके 2022-23 का कर दिया जाए, एन अलाइनमेंट विद द न्यू बेस ईयर प्रपोज फॉर द जीडीपी, क्योंकि जीडीपी के लिए भी प्रपोज किया गया है एक नया बेस ईयर, तो उसी के साथ अलाइन करते हुए ये रिकमेंड किया गया है कि जो आईआईपी है, दैट इज इंडस्ट्रीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको भी, उसके बेस ईयर को भी रिवाइज करके 2022-23 कर दिया जाए। ठीक है। नोट दैट द मेथडोलॉजी फॉर compiling the IIP is very much aligned with the international recommendations for the Index of Industrial Production 2010 with suitable adaptations to reflect national requirements and data availability। मतलब IIP का जो डेटा है, या जो IIP का बेसिकली किस तरीके से जो इसका डेटा कैप्चर किया जाता है या कंपाइल इसको किया जाता है, वो एक इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है। ठीक है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस, या आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल मानक है, दैट इज इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसी के तरीके से ये भी, जैसा मतलब इसमें रिकमेंडेशन किया गया है, उसी तरीके से इंडिया में भी आईआईपी का डेटा कंपाइल किया जाता है। ठीक है, कुछ बेसिकली इसमें चेंजेस या अडेप्टेशंस किए जाते हैं जो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और हमारी डेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो नई सीरीज़ है इसमें बेसिकली होगा क्या कि प्रोडक्ट का बास्केट एक तो इसमें अपडेट किया जाएगा, साथ ही साथ जो डेटा सोर्सेज हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और जो सेक्टोरल वेट्स हैं, यानी कि कौन सा सेक्टर को जो वेट दिए जाते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट जो यहाँ पर प्रस्तावित हैं, प्रपोज हैं, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर स्कोप और कवरेज के एक्सपेंशन की बात की गई है। आइटम का जो बास्केट है उसको रिवाइज करने की बात है टू कैप्चर ऑब्सोलेंस एज वेल एज इनोवेशंस, यानी कि ऑब्सोलीट जो चीज़ें हो चुकी है उनको हटाया जाएगा, जो नई इनोवेशन से चीज़ें आ रही हैं उनको ऐड किया जाएगा, है ना। जैसे कि कभी क्या होता था कि जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती थी आपके घरों में, आपने देखी होगी जो ट्यूबलाइट्स होती थी, है ना, जिनके अंदर गैस भरी होती थी, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, या फिर जो CFL बल्ब्स होते थे, है ना, ये किसी समय पर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हुआ करते थे, है ना, या फिर प्रिंटिंग मशीनरी हो गई, या फिर कैरोसिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती थी। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें क्या हो गई हैं, है ना, ये अब कम जो है वो रेलिवेंट होती जा रही है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट होती जा रही है, तो इनको हटाया जाएगा। और फिर जो नए एज के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लैपटॉप्स, वैक्सीन्स, LED बल्ब्स, है ना, या फिर एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट के कंपोनेंट्स, इनको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो IRIIP की गाइडलाइंस के अनुसार IIP जो है उसमें इस तरीके के सेक्टर होने चाहिए, लाइक माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे सेक्टर्स होने चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो न्यू IIP है उसका एम है कि माइनर मिनरल्स, है ना, एंड गैस सप्लाई विद इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड फ्रॉम की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज, इसको भी इंक्लूड उसमें किया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड आइटम्स, जो IIP के आइटम में जो भी मतलब आइटम बास्केट में जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो किस आधार पर रखी जाती है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, उसके आधार पर, और उसका जो क्लासिफिकेशन कोड है उसके आधार पर। इस कंटेक्स्ट में MOSPI ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है, 276 ऐसे आइटम्स को जो है आइडेंटिफाई किया है जो कहीं और क्लासिफाइड नहीं है। ठीक है, रेलिवेंट फैक्टरीज को उन्होंने रिविजिट किया है और इस तरीके के 276 आइटम्स विच आर नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड उनको आइडेंटिफाई किया है। अब न्यू इंडेक्स जो है वो ये इंश्योर करता है कि 95 ऑफ देयर वेट्स आर असाइंड टू स्पेसिफिक आइटम्स with only 5% redistributed, thus significantly enhancing the information content, कि 95% जो वेट होगा इंडेक्स का वो ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स को दिया जाएगा और सिर्फ 5% ऐसे आइटम्स को जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है वो थोड़ा सा बेहतर होगी। इसके बाद सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्ट्रीज की बात की गई है। अभी तक क्या होता था कि जो भी फैक्ट्री एक बार सैंपल में इंक्लूड हो गई है, ठीक है, वो इंडेक्स का पार्ट बनी रहती थी, इवन इफ इट सीज्ड ऑपरेशन और चेंज इट्स लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री आज से हो सकता है कि 20 साल पहले या 30 साल पहले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती थी, है ना, और वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स में उसको इंक्लूड कर लिया गया, है ना। लेकिन अब हो सकता है कि आज के समय में या तो उस इंडस्ट्री ने काम करना बंद कर दिया हो, उस फैक्ट्री ने काम करना मतलब ऑपरेशन ही बंद हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने अब अपना जो पहले प्रोडक्ट बनाती थी अब वो प्रोडक्ट उसने चेंज कर दिया हो, है ना। तो अभी तक क्या होता था कि वो इंडस्ट्री या वो फैक्ट्री जिस तरीके से, है ना, जिस फॉर्म में सैंपल में इंक्लूडेड थी वो वैसी रहती थी।
तो इससे प्रॉब्लम क्या होता था, व्हेन प्रोडक्शन आइटम गेट रिप्लेस्ड विद न्यूअर नियर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, तो जब प्रोडक्शन आइटम जो है वो नए सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस हो जाते थे तब प्रॉब्लम होती थी। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए न्यू आईआईपी की सीरीज ने जो है एक प्रपोज किया है कि ऐसा सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी फॉर सब्स्टिट्यूटिंग फैक्ट्रीज दैट हैव शट डाउन और ऑल्टर्ड प्रोडक्शन लाइंस, कि जिन फैक्ट्रीज ने या तो अपना ऑपरेशन ही बंद कर दिया है ना, या फिर अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको बदल दिया है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी मेथोडोलॉजी यहाँ पर लाई गई है। रिप्लेसमेंट विल बी कंटिंजेंट ऑन रिलायबल डेटा फॉर एटलीस्ट 12 ओवरलैपिंग मंथ्स फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग फर्म्स, ठीक है, जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग फर्म्स है, मतलब जो नई फर्म्स जुड़ रही हैं या जो पुरानी फर्म्स हट रही हैं, उनके लिए डेटा जो है वो इस तरीके से 12 महीने का रिलायबल डेटा होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से जो है ये रिविजन उसमें किया जाएगा। इसके बाद सीजनली एडजस्टेड सीरीज, एज ऑलवेज हमेशा की तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है वो ये चाहता था कि जो अंडरलाइंग ट्रेंड्स एंड साइकिल्स एंड आउटपुट फॉर एनालिटिकली मीनिंगफुल फोरकास्टिंग, वो हमेशा चाहता था कि जो भी ट्रेंड्स हैं या जो साइकिल्स होती हैं, है ना, सीजन की जो साइकिल्स होती हैं उनको कैप्चर किया जाए ताकि जो फोरकास्ट है वो काफ़ी एनालिटिकली मीनिंगफुल हो। इसीलिए जो मिनिस्ट्री है वो ये जो टेक्निकल कमेटी बनाई गई है ना, फॉर द रिवीजन ऑफ बेस ईयर, उसके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है टुवर्ड्स पुटिंग इन प्लेस अ सिस्टम टू एडिशनली प्रोवाइड अ डीसीजनलाइज्ड आईआईपी इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस, ठीक है, डीसीजनलाइज्ड आईआईपी लाने की बात भी हो रही है जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में होता है। एमओएसपीआई इज मेकिंग सस्टेन्ड एफर्ट्स टू इम्प्रूव द नेशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एमओएसपी जो है वो काम कर रही है, काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, सतत प्रयास कर रही है ताकि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, और इसके जो फल हैं, जो इसका फ्रूट है, वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। ये टेक्निकल कमेटी के साथ डिस्कशन करने के बाद आईआईपी में जो लैग है हैज़ ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, आईआईपी में जो देर होती थी उसको दूर कर लिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ जीएसटी डेटा विद नेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड ग्रेटर डिजिटल अडॉप्शन विल बी अ गेम चेंजर, ठीक है, जीएसटी डेटा को नेशनल स्टैटिस्टिक्स के साथ इंटीग्रेट करना और ज़्यादा डिजिटल अडॉप्शन है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस कंटेक्स्ट में मिनिस्ट्री जो है वो बेस ईयर रिवीजन फॉर द आईआईपी को उसी तरीके से ट्रीट कर रही है एज मच मोर देन अ पीरियोडिक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज, ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गंभीरता से लिया जा रहा है ना, क्योंकि इससे फ़ायदा जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल है नीचे, है ना, जिसमें बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़ अनाउंस किया गया है 2025 का, तो वो आप सिर्फ यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं जो ये इमेज दी गई है, ठीक है, ये बेसिकली वेनेजुएला की एक पर्सन है जिनका नाम है मारिया कोरिना मैचाडो, ठीक है, और इनको ये मिला है किस चीज़ के लिए, फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला के लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो है वो प्रयास इनका रहा है, और उसी के लिए इनको 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। नाम याद रखिएगा, मारिया कोरिना मैचाडो, और किस देश से ये संबंधित है, दैट इज वेनेजुएला, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और आर्टिकल है जो बात कर रहा है अबाउट द क्वांटम लीप बाय इंडियन रिसर्चर्स इन बूस्टिंग डिजिटल सिक्योरिटी, ठीक है। वो जो दो आर्टिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सैटरडे के आर्टिकल थे, क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम सैटरडे को सेशन नहीं ले पाए थे, तो आज हम लोग वो सारे आर्टिकल जो है हमने कवर किए हैं। वहाँ के दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल ये आज के न्यूज़पेपर का, हम लोग इसको भी कवर करेंगे, और इसके बाद नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग इस आर्टिकल की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन अ मेजर ब्रेक थ्रू that can have profound implications for digital and online security, an Indian research group has developed new quantum techniques to generate and certify truly random numbers, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू है जिसका असर या जिसके इम्प्लीकेशंस डिजिटल और ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे एक मेजर ब्रेक थ्रू में इंडियन रिसर्च ग्रुप ने एक न्यू क्वांटम टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की हैं ताकि वो रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकें और सर्टिफाई कर सकें, ठीक है, ट्रूली रैंडम नंबर्स को। ये रिसर्चर्स बेसिकली बेंगलुरु बेस्ड रमन रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के हैं, लेड बाय द क्वांटम फिजिसिस्ट उर्वशी सिन्हा।
इन्होंने जनरल पर्पस क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है टू एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट एंड सर्टिफाई द जनरेशन ऑफ ट्रू रैंडम नंबर्स। ठीक है, अब ये ट्रू रैंडम नंबर्स क्या होते हैं और इनका कैसे जो है वो डिजिटल और ऑनलाइन सिक्योरिटी में क्या रोल होता है वो भी आगे समझेंगे। दिस पोटेंशियली पेव्स द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैक प्रूफ डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो हैक प्रूफ डिजिटल सिक्योरिटी के डेवलपमेंट में एक रास्ता इससे बनता है, अगर ये चीज़ जो है वो कॉमर्शियल लेवल पर यूज़ होने लगती है तो। अब सबसे पहले हम रैंडम नंबर्स की अगर हम बात करें तो वेरी लार्ज रैंडमली जनरेटेड नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑन विच मॉडर्न एनक्रिप्शन सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स आर बिल्ड। ठीक है, जो मॉडर्न एनक्रिप्शन सिस्टम्स हैं या जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स हैं वो किस आधार पर बने होते हैं? ठीक है, वो रैंडमली जनरेटेड नंबर्स, ठीक है, उन्हीं के बेस पर वही उनका फाउंडेशन होता है। इस तरीके के नंबर्स का यानी कि जो रैंडमली जनरेटेड नंबर्स हैं इनका जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है कि दैट दे आर क्रिएटेड इन कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो क्योंकि कहलाए इनको रैंडम नंबर जा रहा है तो रैंडम नंबर्स का मतलब वही है कि ये कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेसेस से जनरेट होते हैं। ठीक है, कोई भी पैटर्न या कोई भी एल्गोरिदम जो है ये उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी नंबर किसी एल्गोरिदम या किसी पैटर्न के बेस पर या उसके आधार पर जनरेट होगा तो उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना, और प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो दैट मीन्स उसको हैक भी किया जा सकता है। बट रैंडम नंबर्स आर सच नंबर्स जो कि जनरेट होते हैं पूरे रैंडमली। ठीक है, ट्रूली रैंडम तरीके से जनरेट होते हैं और उनके जनरेशन जो है वो किसी भी तरीके के पैटर्न को या एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और इसी वजह से इनको गैस या प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। और कोई भी चीज़ जो इन रैंडम नंबर्स के बेस पर बनी हो, जैसे कि पासवर्ड्स हो गए या इनक्रिप्शन कीज़ हो गई या ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हो गए, जैसे आपके OTPs वगैरह होते हैं, है ना, तो अगर वो इन रैंडम नंबर्स के बेस पर बनी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, हाईली सिक्योर अगेंस्ट हैकिंग, यानी कि उनको हैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी हमारे जो करंट सिस्टम्स हैं वो ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट नहीं करते, ऐसा हमें लगता है। जैसे आपके मोबाइल में कोई OTP आता है, ठीक है, अब वो एक तरीके से आपको तो लगता है कि वो रैंडम नंबर है, बट दे ऑल आर जनरेटेड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी पैटर्न और एल्गोरिदम। हालांकि वो पैटर्न या एल्गोरिदम हमें नहीं पता होता, ठीक है, बट वो ट्रूली रैंडम नंबर्स के ऊपर बेस्ड नहीं होता। दे यूज वट आर नोन एज स्यूडो रैंडम नंबर। स्यूडो रैंडम नंबर्स होते हैं वो। स्यूडो रैंडम नंबर्स का मतलब हो गया ऐसे रैंडम, मतलब ऐसे नंबर जो रैंडम नंबर जैसे लगते हों बट दे आर नॉट एज रैंडम। ठीक है, वो जनरेट होते हैं कुछ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को फॉलो करके। These algorithms are sophisticated enough to ensure that the very large numbers they produce appear random and are extremely difficult to predict without the knowledge of how the algorithm works or what its initial input is। ठीक है, वही मैंने आपको कहा कि ये जो स्यूडो रैंडम नंबर्स कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के बेस पर बने होते हैं, ये एल्गोरिदम्स इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि हम इनसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो इनसे बहुत ज़्यादा नंबर्स प्रोड्यूस होते हैं वो रैंडम लगे और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, और उनको प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जब तक हमें ये ना पता हो कि वो किस एल्गोरिदम के हिसाब से जनरेट हो रहे हैं, है ना, या क्या उनमें इनिशियल इनपुट दिया जा रहा है, तो उनको प्रेडिक्ट करना भी इतना आसान नहीं होता है। बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि दे आर 100% हैक प्रूफ। ठीक है, उनको हैक प्रूफ नहीं कह सकते लेकिन 100%। ठीक है, अब ये जो सीडो रैंडम नंबर्स हैं दे आर गुड इनफ फॉर सिक्योरिंग आवर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। जो हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए ये सीडो रैंडम नंबर्स जो है वो ठीक ठाक है, मतलब इनसे काम चल जाता है। अभी तक जो इवन फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं अगर वो अपना कुछ भी एल्गोरिदम लगा लें तो उनको सेंचुरीज या उससे ज़्यादा लग जाएंगे पासवर्ड्स या एनक्रिप्शन कीज़ जो स्यूडो नंबर्स के आधार पर बने हुए हैं उनको क्रैक करने में, उनको डिकोड करने में। ठीक है, क्योंकि अभी के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स का समय आ रहा है ना, और क्वांटम कंप्यूटर्स का समय आ रहा है तो इसकी वजह से क्या है कि नए खतरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो वेरी यूनिक अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्वांटम वर्ल्ड का यूज़ करते हैं टू प्रोसेस एंड स्टोर द डेटा, है ना। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं आपको पता है कि फंडामेंटली अलग हैं, कि जिस तरीके से जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं, है ना, उनकी एफिशिएंसी क्वांटम कंप्यूटर्स की इनसे बहुत ज़्यादा है ना, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है या जो इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स या प्रेजेंट कंप्यूटर्स की कैपेसिटी या उनकी कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड है, उनको भी क्वांटम कंप्यूटर्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दैट टू इन अ वेरी लिटिल टाइम।
तो ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो अभी करंट आर्किटेक्चर है डिजिटल सिक्योरिटी का, वो उनके अगेंस्ट वल्नरेबल हो जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम इस तरीके के ट्रूली रैंडम नंबर्स का जनरेशन जो है वो करें, और हमारा जो डिजिटल सिक्योरिटी का या जो ऑनलाइन सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है वो इन ट्रूली रैंडम नंबर्स के ऊपर बेस्ड हो, ना कि स्यूडो रैंडम नंबर्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है, समझ गए बात। अब यहाँ पर ये लिखा है कि ट्रू रैंडमनेस जो है वो सिर्फ नेचुरल या फिजिकल प्रोसेस से आ सकती है, किसी भी एल्गोरिदम से नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम के बेस पर अगर कोई नंबर जनरेट होगा तो फिर वो तो एल्गोरिदम के हिसाब से जनरेट हो रहा है, वो ट्रूली रैंडम कहाँ है ना। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी या वेदर इवेंट जो है वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो नेचर में होने वाली रैंडम प्रोसेसेस हैं उनका। जो क्वांटम बिहेवियर है ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज ऑल्सो इनहेरेंटली रैंडम। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका जो क्वांटम बिहेवियर है वो भी इनहेरेंटली रैंडम है। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो इनमें से कुछ प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते रहे हैं, पर्टिकुलरली क्वांटम प्रॉपर्टीज का, टू जनरेट देयर ट्रूली रैंडम नंबर्स। अब जैसे कि इफ अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स इज सेंट थ्रू अ डिवाइस, ठीक है, यानी कि एक फोटॉन्स की धारा किसी डिवाइस के थ्रू भेजी जाती है और उसको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए मेजर किया जाता है, तो कुछ फोटॉन्स जो हैं वो एक तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं और उनको जो है वो 0 नंबर असाइन किया जा सकता है, और कुछ जो है वो अलग तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं, उनको 1 नंबर असाइन किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी ऑफ जीरोज एंड वंस वो पूरी तरीके से क्या होगी, दैट वुड बी रैंडम, है ना। और इसी तरीके से जो क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन है वो जनरेटर है वो काम करता है। ठीक है, कि उसमें एक फोटॉन्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स जो है वो किसी डिवाइस के थ्रू सेंड की जाती है ना, और जो फोटॉन्स हैं उनके बिहेवियर को एग्जिबिट किया जाता है। जो फोटॉन्स एक तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं उनको 1 नंबर दे दिया जाता है, 0 नंबर लेट से, और जो कुछ फोटॉन्स दूसरे तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं उनको 1 नंबर दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो जीरोज और वंस का सीक्वेंस है वो हर बार क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल रैंडम होगा, है ना, समझ गए बात। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये भी लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है वो फॉल्टी हो सकता है या बायस्ड हो सकता है। ठीक है, वर्स इट कुड बी वल्नरेबल टू हैकिंग, और इसमें हैकिंग भी हो सकती है। तो ऐसे सिनारियों में जो इंटीग्रिटी है जनरेटेड नंबर्स की उसको आप एसर्टेन या सुनिश्चित नहीं कर सकते, है ना। तो यही प्रॉब्लम है सर्टिफिकेशन की। इट कैन नॉट बी सर्टिफाइड वेदर द नंबर इज कमिंग फ्रॉम अंडरलाइंग नेचुरल रेंडमनेस ऑफ द प्रोसेस और फ्रॉम अ फॉल्ट और मैनिपुलेशन ऑफ द डिवाइस। तो कोई नंबर जो जनरेट हो रहा है वो पूरी तरीके से रेंडम है या नहीं है, उसको आप सर्टिफाई कैसे कर पाओगे। ठीक है, कि क्या वो नंबर जो है वो प्रोसेस की पूरी रेंडमनेस की वजह से जनरेट हो रहा है, या फिर जो डिवाइस है उसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ी है, या उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। हाउ विल यू सर्टिफाई दैट। ठीक है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी वी टेंड टू गिव ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल पावर्स टू मैलिशियस एक्टर्स। ठीक है, जो सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम जो मैलिशियस एक्टर्स हैं, मैलिशियस एक्टर्स मतलब जो हैकर्स वगैरह हैं, उनको हम सुपर नेचुरल पावर्स दे देते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि उनके पास ये कैपेसिटी है टू डू वट एवर इज थ्योरेटिकली पॉसिबल टू हैक द सिस्टम, हाउस एवर डिफिकल्ट और इम्प्रॉबेबल इट मे बी। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो थ्योरेटिकली जो पॉसिबल हो सके या जो उनसे बन पड़े वो कर लें सिस्टम को हैक करने के लिए, चाहे वो उसको हैक करना कितना ही मुश्किल हो या कितना ही वो इम्प्रॉबेबल लगे। ठीक है, द एंड गोल ऑफ अ सिक्योर सिस्टम देयरफॉर इज नॉट टू मेक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू हैक इनटू, बट इम्पॉसिबल समथिंग दैट इज नॉट इवन थ्योरेटिकली पॉसिबल टू डू एज पर अवर करंट नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसर्चर है इनका ये कहना है कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, जो हमारा एंड गोल है सिक्योरिटी सिस्टम का, वो ये नहीं है कि हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जो हैक करने के लिए मुश्किल हो, बल्कि हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं कि जो थ्योरेटिकली पॉसिबल ही ना हो हैक करना। ठीक है, हमारी करंट नॉलेज के हिसाब से जो पॉसिबल ही नहीं है हैक करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू की बात है, अकॉर्डिंगली ये जो सिन्हा है हैज़ बीन वर्किंग ऑन डिवाइस इंडिपेंडेंट क्वांटम रैंडम नंबर्स। ठीक है, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट क्वांटम रैंडम नंबर के जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं यूजिंग अनदर क्वांटम प्रॉपर्टी कॉल्ड एंटेंगलमेंट। यहाँ पर ये क्वांटम एंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। क्वांटम वर्ल्ड में दो पार्टिकल जैसे कि फोटोन या इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिन्होंने प्रीवियसली इंटरेक्ट किया हो, वो एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी कि दो पार्टिकल जब उन्होंने कभी एक बार कभी भी इंटरेक्ट किया हो
तो फिर वो बाद में यानी कि एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम वो ऐसा हो सकता है कि भले ही उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अब कितनी भी ज़्यादा दूरी हो गई हो, बट सिंस दे हैड वन इंटरेक्टेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम वर्ल्ड में होता है। ईच ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली एंड इन अ रेंडमली चूजन मैनर एंड द रिजल्ट्स कंपेयर्ड। ठीक है, हर पार्टिकल को इंडिपेंडेंटली मेजर किया जा सकता है रेंडमली चूजन तरीके से, और जो रिजल्ट है उनको कंपेयर किया जा सकता है। अगर जो आउटकम है वो एक इनइक्वालिटी दैट इज कॉल्ड द बेल्स इनइक्वालिटी, इसको अगर जो आउटकम है वो वायलेट करता है, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इनहेरेंट क्वांटम बिहेवियर एंड इज ट्रूली रैंडम। ठीक है, ये बेल इनइक्वालिटी बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक ऐसी इनइक्वालिटी है कि अगर जो आउटकम निकल के आ रहा है, ठीक है, जो किसी भी तरीके के जनरेशन कोई आउटकम कोई नंबर जनरेट हो रहा है उसको आप कंपेयर करेंगे, और अगर आउटकम जो है वो एक बेल इनइक्वालिटी को वायलेट करता है, तो ये माना जाएगा कि जो रिजल्ट है वो इनहेरेंट क्वांटम बिहेवियर दिखा रहा है और वो पूरी तरीके से रैंडम है। ठीक है, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जो है वो कई सारे साइंटिफिक ग्रुप्स ने रन किया है और रैंडम नंबर्स को जनरेट किया है, लेकिन इस तरीके के सेटअप का एक चैलेंज ये है कि दैट द टू पार्टिकल्स हैव टू बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट अ कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स टू एंश्योर दैट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरफेरेंस आर एलिमिनेटेड। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो दो पार्टिकल्स हैं उनको कम से कम कुछ 100 मीटर की दूरी में होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि उनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन 200 मीटर साइज का सेटअप बनाना, ठीक है, मतलब इतने बड़े साइज का सेटअप बनाना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ सॉल्यूशंस के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये सिन्हा है इन्होंने एक मॉडिफाइड अप्रोच का यूज़ किया। इन्होंने क्या किया कि स्पेशल सेपरेशन मतलब स्पेस में सेपरेशन करने की बजाय दो पार्टिकल्स में इन्होंने टाइम सेपरेशन किया। ठीक है, एक ही पार्टिकल को जो है वो टाइमली सेपरेट किया टू लुक फॉर वायलेशंस ऑफ अनदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। और यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे तरीके की इनइक्वालिटी की बात की है जिसको कहा जाता है लेगेट गर्ग इनइक्वालिटी। ठीक है, कि वो उसको वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, 2024 में सिन्हा की जो लेबोरेटरी है ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, दिस बिकेम द फर्स्ट वन टू जनरेट ट्रूली रैंडम नंबर्स। ठीक है, ये पहली ऐसी जो है वो लेबोरेटरी बनती है जहां पर ट्रूली रैंडम नंबर्स को जनरेट किया गया और ये जो लेगेट गर्ग इनइक्वालिटी थी इसको वायलेट किया गया इन अ लूप होल फ्री एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, यानी कि ऐसा सेटअप बनाया गया जिसमें किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं था, और वहां पर इन्होंने ये चीज़ दिखाई कि लेगेट गर्ग इनइक्वालिटी को वायलेट किया जा रहा है, तो जो आउटकम्स हैं जो नंबर जनरेट हो रहे हैं दे आर ट्रूली रैंडम नंबर्स। ठीक है, अब इस साल इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया है। तो सो फार वी हैव जनरेटेड, इनका ये कहना है कि अभी तक हमने जो है वो रैंडम नंबर जनरेट किए हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन अवर लेबोरेटरी। कि अभी तक हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हमारी लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उसके थ्रू रैंडम नंबर जनरेट कर रहे थे। इस बार हमने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ऑन कॉमर्शियली अवेलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स। ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स जो कमर्शियली अवेलेबल है, मतलब जो जनरल, जिसको शुरुआत में कहा गया ना कि जनरल क्वांटम कंप्यूटर्स का इन्होंने यूज़ किया है, वैसे कंप्यूटर जो कि कस्टमाइज नहीं है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ये दिखता है कि हमारी जो टेक्निक है वो रोबस्ट इनफ है जिसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, इन विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे या ऐसे सिस्टम्स पे हम अपनी जो टेक्निक है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे तरीके का नॉइज़ हो। नॉइज़ या डिस्टर्बेंस बेसिकली डेटा के फॉर्म में ये होता है कि जो अनवांटेड नॉइज़ है, जो अनवांटेड डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पर होता है, तो हम वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने किसी भी तरीके के कोई कस्टमाइज्ड या स्पेशली डिज़ाइंड क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं करा, बल्कि जो जनरल कॉमर्शियली अवेलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनमें अपनी टेक्निक को लगाया, उनमें अपने सिस्टम मतलब अपना जो प्रोसेस था उसको अप्लाई किया, और वहाँ पर से हमने जो क्वांटम रैंडम नंबर्स हैं वो जो रैंडम नंबर्स हैं उनको जनरेट किया है। ठीक है, अब इनका रिजल्ट जो है वो एक मेजर ब्रेक थ्रू है विद ह्यूज कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। In fact, this is the first major globally relevant research output from the National Quantum Mission so far. ठीक है, जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसमें से ये पहला ग्लोबली रेलिवेंट रिसर्च है, मतलब जो पूरी दुनिया के लिए रेलिवेंट हो सकती है, ऐसे रिसर्च का आउटपुट यहाँ पर सामने आया है। अभी इनकी जो टेक्निक है वो अभी भी लैब स्केल प्रोडक्ट है, मतलब अभी वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतने बड़े स्केल पर नहीं है कि आप उसको कॉमर्शियली यूज़ कर सकें। ठीक है, वो सिर्फ लैब स्केल में है,
और इसको एक फुल फ्लेज्ड कॉमर्शियल सॉल्यूशन बनाने में अभी टाइम लगेगा। इसके लिए रिसर्च ग्रांट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी और सरकार से या प्राइवेट बॉडीज से सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पीछे मैं आपको अगर एक जो है वो लिंक बताऊं तो आपको याद होगा कि इस साल का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, वो भी इसी तरीके की चीज़ों को, क्वांटम फिजिक्स से ही रिलेटेड है ना। हमने बात की थी, आपको अगर याद हो, एनर्जी डिस्क्रिटाइजेशन की, हमने बात की थी क्वांटम टनलिंग की, तो उसी से रिलेटेड ये निकल के आ रहा है, ठीक है। बिकॉज आप एक तरीके से कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स का ही एप्लीकेशन है द जनरेशन ऑफ ट्रू रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और ये जो इस तरीके के करंट अफेयर्स है ना वो आपस में लिंक हो जाते हैं। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट पर रिसर्च करें और क्वांटम टेक्निक या क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ें, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपस में फिर लिंक होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड पूछ लिया गया तो फिर आप लोगों को जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स पूछ रहा है ना, तो हम ऐसे क्या क्या चीज़ें जो है मतलब आपको लगेगा कि ये तो रेंडमली कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछता है ना यूपीएससी, तो बट ऐसा नहीं है, ठीक है। चीज़ें जो है वो आपस में सब लिंक होती है। हो सकता है कि जो चीज़ मतलब न्यूज़ में हो डायरेक्ट वो ना पूछे बट उसके पीछे की कुछ रिलेटेड चीज़ें यूपीएससी पूछ ले, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम इतना ही रखते हैं। और ये जो नीचे वाला एक आर्टिकल है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये बात शेयर कर दूँ कि अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं 2026 का, तो उसके लिए हम आपके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, ठीक है। टोटल 51 टेस्ट हैं जिसमें से अलग अलग टेस्ट इस तरीके के रहेंगे। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ रखा गया है और बहुत जल्द ये 25 स्टूडेंट्स की जो लिमिट है वो पूरी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा, तो उससे पहले ही आप इसमें एनरोल कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी होती है इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर तो मैं आपके साथ एक नंबर यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, 9150449990, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वहीं 2 नवंबर से हमारा CSET का भी लाइव क्लासेस का बैच शुरू हो रहा है, ओनली अवेलेबल एट 1199, तो इसको भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको इनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है लिंक सब कुछ ढूंढने के बाद भी, तो आप डायरेक्टली हमसे जो है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी एश्योर करें कि आप कब क्वेश्चंस के जवाब देंगे, तभी मैं उस इनिशिएटिव को दोबारा स्टार्ट करूँगा। मैंने पिछले 4-5 दिन से ये चीज़ ट्राई करके देखी बट आप में से कोई भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे मजबूरनवश जो है उसको बंद करना पड़ रहा है फ़िलहाल। बट अगर आप लोग मुझे एश्योर करते हैं कि यू विल पार्टिसिपेट इन दैट, तो आई विल स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। चलिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन करें, हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और साथ ही साथ इसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले आर्टिकल में, अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।